नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स की क्लास, जिसमें हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो दोस्तों, संख्या पद्धति ये दो शब्दों से मिलकर बना है, संख्या और पद्धति। पद्धति का मतलब प्रणाली होता है, इंग्लिश में इसी को सिस्टम बोलते हैं, मतलब व्यक्त करने के तरीके। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में सबसे पहले ये देखेंगे संख्या कैसे बनी। संख्या बनी अंक से, अंक से भी छोटी इकाई और क्या हुई, बिंदु। तो बिंदु से हम बिल्कुल बेसिक से एकदम उठाएंगे, जिससे हमारे साथी जिन्होंने पहली बार भी जो सुन रहे हों वो भी बिल्कुल परिभाषा सहित समझ जाएं कि क्या होता है अंक, क्या होता है बिंदु, क्या होती है संख्या। तब हम आगे चल के संख्या पद्धति और आगे बढ़ते हुए इसी चैप्टर से आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी साथी हमारे एकदम बेसिक से तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं वो आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेसिक से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बिंदु, सबसे छोटी इकाई जो होती है संकेत के रूप में गणित में, वो बिंदु होती है। बिंदु, बिंदु ये है बिंदु। तो बिंदु की दोस्तों, अगर बिंदु को परिभाषा के रूप में परिभाषित करें तो क्या कहेंगे बिंदु को, कि किसी भी एक समतल पर, प्लेन, चाहे ये बोर्ड हो ये भी समतल है, या एक पेपर हो वो भी एक समतल है, तो किसी भी समतल पर पेन या कोई भी पिन, पेन या पिन, पेन या फिर कोई भी पिन की नोक से, की नोक से, इसकी नोक से बनी हुई एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, ये भी एक ज्यामितीय आकृति बोलेंगे इसको, बनी हुई एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, पेन या पिन, परिभाषा भी लिख देता हूं, कि नोक से किसी समतल सतह, या इसी समतल सतह को पेज भी मान सकते हैं आप, पेज पर बनी ऐसी, जिसे ज्यामितीय नाम दे सकते हैं, ज्यामितीय आकृति, आकृति जिसकी, अब देखिए दोस्तों, इतना छोटा पॉइंट है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको कुछ नजर तो नहीं आएगी, तो नगण्य, ना के बराबर या शून्य मानी जाएगी लगभग। ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई कौमा चौड़ाई तथा ऊंचाई नगण्य मान लीजिए या शून्य लिख सकते हैं, नगण्य, ना, नगण्य का मतलब ना के बराबर या फिर शून्य होती है, उस आकृति को बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक पेन की या पिन की नोक से समतल, किसी भी समतल या पेन, पेज पर या ये बोर्ड पर कहीं भी बनी हुई नोक को छूने से जो बनी आकृति जो बनती है उसी को हम बिंदु बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, लिख भी सकते हैं पॉइंट, पॉइंट। तो ये आकृति तो बनेगी, भले ही छोटी बनी, इसी को एक ज्यामितीय आकृति बोलेंगे। तो एक आकृति कैसी है ये, जिसमें ना तो लंबाई दिख रही है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, कुछ भी नहीं, तो इसको नगण्य मान लेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नगण्य, ना के बराबर है, उस आकृति को क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। इसी की दूसरी परिभाषा, अर्थात और क्या कह सकते हैं इसको, एक आकृति जो है तो वृत्ताकार में, व्रत भी आपने सुना ही होगा अभी तक की क्लास में, कहीं ना कहीं शुरू से अभी तक पढ़े होंगे 8वीं 10वीं तक। तो वृत्त क्या होता है, ये एक वृत्ताकार आकृति होती है। अब इसमें तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। अब इस व्रत को दोस्तों छोटा करते जाए, इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कर लिया जाए कि इसकी त्रिज्या शून्य हो जाए, बिल्कुल त्रिज्या बिल्कुल शून्य हो जाए। तो ये त्रिज्या जब शून्य हो जाएगी तो ये एक बिंदु ही बन जाएगा।
अगर बिंदु ही बन जाएगा तो इस बिंदु की तो परिभाषा है, तो इसको वृत्त के रूप में कैसे परिभाषा लिख सकते हैं, अर्थात शून्य त्रिज्या के वृत्त को बिंदु कहते हैं। इसी की दोस्तों ये दूसरी परिभाषा इस रूप में हो गई। बिंदु की परिभाषा एक तो ये हो गई कि एक ऐसी आकृति, ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नगण्य होती है, उसे बिंदु कहते हैं। दूसरी परिभाषा वृत्त के रूप में कैसे होगी, शून्य त्रिज्या के वृत्त को बिंदु कहते हैं। इसी को ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा वृत्त, जिसकी त्रिज्या शून्य होती है उसे बिंदु कहते हैं। उस वृत्त को क्या बोलेंगे, बिंदु कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप, मैंने इतनी बारीकी से बताई तो आपको बिंदु की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिकल रूप में तो जानते ही होंगे बिंदु कि ये बिंदु है, लेकिन एक परिभाषा के रूप में मैंने आपको लिखा दिया जिससे आपको हमेशा के लिए याद बना रहे, और कोई अगर परिभाषा भी पूछे तो आप बता सके, बिंदु को एक परिभाषा के रूप में बता सके। अब बिंदु के बाद अगला पॉइंट देखेंगे, बिंदु है तो बिंदु से अब क्या बनेगा दोस्तों, अंक बनेगा। तो देखिए अंक के बारे में पढ़ते हैं। अब अगला दोस्तों अंक, अंक क्या होता है दोस्तों, तो अंक है दोस्तों गणित, जो हम पढ़ते हैं गणित विषय, इसकी दार्शनिक या दशमलव, या इसी को डेसिमल सिस्टम कहते हैं, दशमलव पद्धति को प्रणाली बोलते हैं। तो गणित की दार्शनिक पद्धति या दशमलव प्रणाली में जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, दार्शनिक पद्धति, दशमलव पद्धति, इससे दार्शनिक से समझ में आ रहा है कि 10, तो ऐसे संकेत कितने हैं, ऐसे संकेत मात्र 10 हैं। 10 कौन से हैं दोस्तों, एक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिला के 10 संकेत हैं। पूरी दार्शनिक पद्धति या दशमलव पद्धति या दशमलव प्रणाली इन्हीं 10 संकेतों से ही चलती है। तो अंक की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, कि दशमलव पद्धति में या दार्शनिक पद्धति में जो संकेत प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं संकेतों को क्या बोलते हैं, अंक बोला जाता है। जिनकी संख्या कितनी है टोटल 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक हैं दोस्तों, 10 अंक हैं। अब ये 10 अंक हैं, तो इन अंकों की सहायता से ही क्या बनाया जाता है, संख्याएं बनती हैं। अंकों की सहायता से ही ये 10 अंक हैं, इनसे ही कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जाती हैं। तो अब संख्या की परिभाषा लिखते हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट संख्या, इसको नंबर बोलते हैं, नंबर। तो संख्या क्या होती है दोस्तों, अंक जो अभी मैंने बताए थे 0 से लेकर 9 तक, उन्हीं अंकों के विभिन्न प्रकार के समायोजन और विभिन्न प्रकार के प्रयोग से संख्याएं बनती हैं। तो लिख लेंगे परिभाषा, अंकों के विभिन्न प्रकार के संयोजन से, या प्रयोग से भी लिख सकते हो, प्रयोग से संख्याएं बनती हैं। छोटी सी परिभाषा है संख्याओं की, अंकों के विभिन्न प्रकार के समायोजन से या संयोजन से या विभिन्न प्रकार के प्रयोग से संख्याएं बनती हैं। संख्या एक अंक की भी हो सकती है,
सकती है तथा एक से अधिक अंक की भी हो सकती है। कैसे दोस्तों? संख्याओं के प्रयोग से, जैसे मान लीजिए अंक कौन से थे अपने पास, 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे 9 तक। तो ये एक संख्या है अपने आप में, ये भी एक संख्या है दोस्तों, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। अब देखिए दोस्तों, ये लिख ली, ये भी एक संख्या है, ये संख्या है और अंक भी है, एक अंक की संख्या है। कितनी संख्या है दोस्तों? ये 7, और ये अंक भी है अपने आप में 7। ये 2 है, ये अंक भी है और संख्या भी है। ये 402 एक संख्या है, लेकिन अंक अंक इसमें अलग अलग बने हैं। ये 4 का अंक है, ये 0 है, ये 2 है। ये 3 अंकों की एक संख्या है, ये एक अंक है। इसमें 7000 मतलब 7000 लिखा हुआ है, तो इसमें अंक कितने हुए? टोटल 4 अंक, टोटल 4 अंक हैं और संख्या 7000 है। इसमें भी कितने अंक हैं दोस्तों? 4 अंक, और संख्या कितनी है? 7005 पढ़ेंगे इसको। इसमें दोस्तों देखिए संख्या कितनी है? 1, और अंक अंक भी एक ही है। जो एक का अंक बना हुआ है, इसे मान लीजिए कहीं 6 ही मान लीजिए, तो ये एक ही अंक है। कितने का अंक है? ये 6 का अंक। और ये कितना है यहाँ? ये संख्या कितनी है दोस्तों? भले ही लिखा है 0756 0756, लेकिन अंक कितने हैं यहाँ? अंक कितने हैं? 3 अंक हैं। तो अंकों का एक सार्थक प्रयोग जब होगा तभी वो संख्या के रूप में गिने जाएंगे। सार्थक प्रयोग कैसे? जैसे 6 के आगे यहाँ 0 लगे हुए हैं 6 से पहले, तो इनका कोई यहाँ सार्थक प्रयोग नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये अंक में यहाँ नहीं गिने जाएंगे। तो ये 6006 लिखा हुआ, ये कितने अंक की संख्या मानी जाएगी दोस्तों? एक अंक की। जैसे यहाँ लिखा हुआ 0756, तो ये 7 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, मतलब ये सार्थक प्रयोग नहीं है इस अंक का, 0 का यहाँ। तो ये कितने अंक की संख्या मानी जाएगी? 756, 3 अंक की संख्या मानी जाएगी। तो एक बात आपको यहाँ से और समझ में आ गई होगी कि कोई भी अंक अपने सार्थक प्रयोग जब उसका हो रहा होगा तभी वो संख्या के रूप में काउंट किया जाएगा, अंकों के रूप में काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ 6 से पहले इन 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ एक ही अंक की संख्या है, वो कितनी है? 6। यहाँ 4 अंक भले ही लिखे हुए दिख रहे हैं 0756, लेकिन ये सार्थक रूप में नहीं प्रयोग हो रहा है यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं है आगे। तो 756 3 अंक की एक संख्या है, 0756। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से एक बात और सीखने को मिलेगी आपको, जैसे ये 7 है, 7 को हम बोल रहे हैं संख्या है, ये 2 है, 2 भी संख्या है। और यहाँ हमने अंकों में, अंक की परिभाषा में भी बोला था कि ये अंक थे 4 5 6 7 8, तो ये अंक भी थे। तो अंक, यहाँ अंक भी बोला जा रहा है इसको, यहाँ संख्या भी बोला जा रहा है कि 7 एक संख्या है 1 अंक की, 2 एक संख्या है 1 अंक की, 402 एक संख्या है 3 अंक की। अब 402 को अंक तो नहीं बोला जा रहा, इसको 2 को और 1 को अंक भी बोला जा रहा है और संख्या भी, लेकिन 402 अंक नहीं है। 402 क्या है दोस्तों? संख्या है। ऐसे 7000 ये क्या है? एक संख्या है। 7005 ये क्या है? ये भी एक संख्या है 4 अंक की। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही दोस्तों कि प्रत्येक अंक को हम संख्या तो बोल सकते हैं, ये अपने आप में एक संख्या है, ये भी अपने आप में एक संख्या, ये भी सभी अपने आप में एक संख्या है। लेकिन प्रत्येक संख्या, जैसे ये संख्या, इसको अंक बोल सकते हैं क्या? नहीं। इसको अंक बोल सकते हैं क्या? नहीं। ये अलग अलग 4 अंक हैं, लेकिन एक अंक नहीं बोल सकते इसको कि ये अंक है। इसको बोल सकते हैं 7 का अंक है, और संख्या कितनी? संख्या भी 7 है ये। तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख लीजिए कि प्रत्येक अंक एक संख्या होता है, संख्या होता है या होती है, लेकिन प्रत्येक संख्या को अंक नहीं बोल सकते, अंक नहीं बोल सकते, अंक नहीं होता है। मैंने बता दिया कि ये तो संख्या भी है, अंक भी है, लेकिन ये अपने आप एक संख्या, ये एक अंक नहीं, ये तो 3 अंकों से मिलकर बन चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ संख्या की परिभाषा समझ में आई होगी, आपको
पॉइंट बिंदु की समझ में आई होगी, आपको अंक की समझ में आई होगी। और संख्या से आगे अब बढ़ते हैं, जब संख्याएं आ गई तो संख्याओं से आगे बढ़ते हैं संख्या पद्धति, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या होती है संख्या पद्धति। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पद्धति जो शब्द है, संख्या पद्धति, पहले पद्धति शब्द को थोड़ा समझिए। पद्धति को बोलते हैं प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। पद्धति क्या होती है दोस्तों, किसी भी कार्य को करने की जो विधियां होती हैं, कोई भी कार्य किया जाए उसको करने की जो विधियां होती हैं व्यवस्थित रूप से करने की, उनको पद्धतियां बोलते हैं या प्रणाली बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं किराने की दुकान पर गए, किराने की दुकान पे आपने देखा कि साबुन है, नहाने वाले साबुन मान लीजिए नंबर 1 साबुन है। नंबर 1 साबुन किसी एक खाने में रखे होंगे। ऐसे ही कपड़े धुलने वाले साबुन मान लीजिए सर्फ एक्सेल है, वो किसी एक खाने में रखे होंगे। ज़्यादातर ऐसा होगा कि साबुन का पूरा एक सेक्टर बटा होगा, इसमें एक में घड़ी साबुन रखे होंगे, एक में किसी में निरमा साबुन रखे होंगे, किसी में गोदरेज नंबर 1 रखे होंगे, किसी में लक्स रखे होंगे। ये एक व्यवस्थित क्रम में रखे हुए हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थित क्रम से क्या होता है कि जब आपने ग्राहक ने मांगा तो दुकानदार को पूरी दुकान में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बोरी खोले, ये कार्टून खोले, ये वो कहाँ से, तो उसे तुरंत उठा के उसे पता है कि कहाँ रखे हुए हमारे साबुन, वहां से उठा के दे दी जाए। ऐसे मान लीजिए आप बुक स्टोर में गए, बुक स्टोर में गए, अब बुक स्टोर में जब गाड़ी आके खाली हुई होगी, बुक्स आई होंगी सभी क्लासेस की, तो उन्होंने सेक्टर वाइज अपनी बांट लिया होगा कि यहाँ 7th क्लास की बुक्स रखी हैं, यहाँ आर्ट्स 8th की रखी हैं, 9th की या 10th की। उसमें भी फिर ये रखा होगा सब्जेक्ट, इसमें हिंदी की रखी है, इसमें इंग्लिश की, इसमें सोशल साइंस की, इसमें मैथ की, इसमें इंग्लिश की, सभी की अलग अलग सेक्टर वाइज बटी हुई। ऐसा क्यों किया गया होगा दोस्तों, आप सभी समझते, तब भी मैं बता दे रहा हूँ कि इससे बुक ढूंढने में कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो। जैसे आप दुकान पर गए, आपने बोला कि कक्षा 7 का मैथ दे दीजिए, तो वो तुरंत जाएगा, उसे पता है कि हमारी 7th क्लास की बुक्स कहाँ लगी हुई, उसमें से मैथ की उठा के तुरंत दे देगा। अगर इनको ऐसे सिस्टम से दोस्तों जमाया नहीं गया होता, और जब भी आए कार्टून कहीं भी दुकान में ऐसे गोडाउन में डाल दिए होते, तो ढूंढने में कितनी असुविधा होती, और असुविधा होती तो समय वेस्ट होता, और फिर उसको कार्य करने का कोई तरीका ही नहीं कहा जाता। तो जब ये किराने की या कोई भी वस्तुओं के लिए इतना सब सिस्टमेटिक जमाया जाता है, तो संख्याएं जो हैं, तो संख्याओं से तो हमारे देश का कितना विकास हुआ। जब चलन में आई संख्याएं, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गणनाएं हुई, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए जो पद्धतियां आई, उनको बोलते हैं संख्या पद्धति। तो ये किराने के लिए ये बुक्स की थी, तो बुक रखने की पद्धति हो गई। ये कोई और सामान है, साबुन वगैरह जो, उसकी पद्धति हो गई। संख्याओं को व्यवस्थित करने की जो तरीके थे, जो विधियां थी, उनको संख्या पद्धति नाम से जाना गया। तो एक छोटे से उदाहरण से दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बात थोड़ी सी और समझ में आई होगी क्लियर, कि संख्या पद्धति इसको क्या नाम दिया गया। अब संख्या पद्धति समय समय पर विभिन्न प्रकार की संख्या पद्धतियां चलती रही और चल रही हैं अभी भी। जैसे दशमलव पद्धति है, जिसे तो हम पढ़ ही रहे हैं। एक जो कंप्यूटर में वर्क किया जाता है वो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी पद्धति बोलते हैं। एक हेक्साडेसिमल होता है, एक ऑक्टाडेसिमल होता है। आपको बेसिकली कंपटीशन में केवल अधिकांशतः आप यही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर के भी जो जुड़ जाते हैं टॉपिक, तो उसमें बाइनरी सिस्टम को भी, जिसमें 0 और 1 2 अंकों के आधार पर जो चलती है, इसमें 0 से लेकर 10 तक भी, 1 2 3 4 9 तक कुल मिला के ये 10 अंक हैं, इनमें चर्चा होती है। इसमें अपना पूरा गणित सिमट जाएगा, ये और आगे की पद्धतियां हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये संख्या पद्धति टर्म समझ में आ गया होगा कि संख्या पद्धति कैसे बना। दशमलव पद्धति होती है जो हम पढ़ते हैं, एक बाइनरी सिस्टम होता है, और हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल ये होती हैं। ये आपको मैंने सिस्टम के बारे में समझा दिया होगा कि प्रणाली होती क्या है। अब संख्या पद्धति में भी कल हम जो पढ़ेंगे, इसको थोड़ा मिटाया जाए। अब संख्या पद्धति में दोस्तों
इस पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इस शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में मान लीजिए एक दशमलव पद्धति जो पढ़ रहे हैं हम, दशमलव पद्धति में जो 0 से लेकर 9 तक अंक हैं, उनसे जो संख्याएं बनेंगी, उन संख्याओं में भी विभिन्न प्रकार की कैटेगरी हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी कार्य करने के तरीके हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं लगती हैं, या कहें तो उनके आपस में एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के संबंध हैं, जिनके आधार पर हम बांटते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर बनी पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये तो संख्याएं खोज हो गई तब की बात है। अब इनमें जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं वो उसके आधार पर भाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर ऐसे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। इस प्रकार से और भी हैं बहुत सारी, जिनको हम आज ये हम इंट्रोडक्शन क्लास रख रहा हूं मैं, तो कल जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और भी सह अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर होती हैं, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सभी प्रकार को विस्तार से एकदम परिभाषा सहित पढ़ेंगे। और कल से आपकी क्लास ये कंटिन्यू रहेगी। तो आज की क्लास को दोस्तों मैं यहीं विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो बेसिक जानकारियां दी वो आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस चैनल पर कुछ सीखने को मिलेगा तो आप जुड़े रहिए, और आप अपने दोस्त साथी जो भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं चैनल पर। चैनल है अपना यूनिक सरल गणित के नाम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं, जिससे मुझे अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए, और नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।